हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं प्रीति गुप्ता हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको स्क्रीन पर एक स्लाइड दिख रही होगी जिसमें मेंशन है व्हाट वी विल स्टडी, यानी हम इस चैनल में इस टॉपिक की सीरीज में हम क्या पढ़ेंगे। तो साथियों, हमने इसको जो है 7 भागों में बांटा है। व्हाट इज सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र क्या है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, भारत में समाजशास्त्र का विकास, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र की प्रकृति, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी और जर्नल आउटलाइन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। साथियों, हमारा टॉपिक जो है ये बहुत वाइड हो गया है। समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें सब कुछ समाता है, पूरा समाज समाता है, इसलिए इसको एक वीडियो में कर पाना उतना आसान नहीं होता है। इसलिए हमने साथियों इस वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये आपके सामने पहला पार्ट है और इसमें हम मुख्यतः 2 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला होगा व्हाट इज सोशियोलॉजी एंड ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि समाजशास्त्र क्या है, इसकी उत्पत्ति, इसका उद्भव, इसका विकास कैसे हुआ। साथियों, प्रख्यात दार्शनिक मनु की मान्यता है कि सृष्टि के प्रारंभ में एक प्राणयुक्त जगत के निर्माण के उद्देश्य से ईश्वर ने पुरुष और प्रकृति अर्थात नारी, पुरुष और प्रकृति की रचना की। दोनों के संगम ने एक तीसरे प्राणी को जन्म दिया और इसी प्रकार एक से अनेक होते हुए समाज का विस्तार होता गया, या कहिए संसार का विस्तार होता गया। 2 से पति पत्नी, पति पत्नी से परिवार, परिवार से गोत्र, गोत्र से ग्राम, ग्राम से समूह, समूह से समुदाय और फिर समाज बनता चला गया। इस समाज में कुछ समानताएं थी तो कुछ भिन्नताएं भी थी और उसके साथ सहयोग और संघर्ष भी रहा, क्योंकि साथियों एक सिक्के के जैसे 2 पहलू होते हैं, ऐसे ही समाज में प्रत्येक घटना के, प्रत्येक संबंध के भी 2 पहलू होते हैं। तो ये समाज समानताओं, भिन्नताओं, सहयोग और संघर्ष के साथ जन्म लिया। साथियों, ये सभी सामूहिक जीवन के स्वाभाविक पक्ष भी हैं और इन स्वाभाविक पक्षों के कुछ अंतर संबंधों की अभिव्यक्तियां भी, और इन संबंधों के इसी ताने बाने को हम समाज कहते हैं तथा इसी समाज का अध्ययन करने वाले विषय को हम समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी कहते हैं। फ्रेंड्स, शाब्दिक दृष्टिकोण से समाजशास्त्र समाज के क्रमबद्ध एवं संगठित अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम है। तो कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र मानव समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला भी विज्ञान है। फ्रेंड्स, चूंकि समाजशास्त्र आज भी अपनी विकासशील अवस्था में है, इसलिए अभी तक इस विज्ञान की कोई ऐसी परिभाषा नहीं दी जा सकी जो सर्वसम्मत हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा को लेकर अभी तक कुछ स्पष्टता नहीं है, यानी कि विद्वानों में थोड़ा मतभेद है। इसलिए फ्रेंड्स, तमाम विद्वानों की परिभाषाओं के आधार पर हमने 5 मत समूहों में इसे वर्गीकृत किया है, ताकि हमको इसको समझने में आसानी हो। इसको हमने सभी विद्वानों की परिभाषाएं ली और उनके परिभाषाओं का जिस्ट निकालकर उसकी 5 कैटेगरी की हैं, जिसकी चर्चा हम मत समूह या उस मत समूह के अंदर आने वाली परिभाषाओं के माध्यम से करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने अभी बोला कि हमने उन परिभाषाओं को 5 मत समूहों में वर्गीकरण किया। तो मैं पहले आपको 5 एक बार बता देती हूँ। नंबर 1, समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। 2, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। 3, समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। 4, समाजशास्त्र सामाजिक समूह का अध्ययन है। और 5वां और अंतिम, समाजशास्त्र सामाजिक जीवन, घटनाओं, व्यवहार एवं कार्यों का अध्ययन है। तो ये हमारी 5 कैटेगरी हैं और इन्हीं के अंतर्गत हम जो है इस बात पर चर्चा करेंगे कि समाजशास्त्र एक्चुअल में क्या है। तो हम सबसे पहले अपना पहला टॉपिक लेते हैं, या कहिए पहला पॉइंट उठाते हैं कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। इसमें देखिए दोस्तों, हमने 3 परिभाषाएं ली हैं और जिनका जिस्ट निकालेंगे तो यही निकलेगा। एक बार हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, बार्ड महोदय ने कहा।
समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, इस बात को गिडिंग्स ने कहा है। और समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, इस बात के पक्ष में ओडम है। अब देखिए, समाजशास्त्र इन विद्वानों के अनुसार या समाजशास्त्रियों के अनुसार संपूर्ण समाज का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन है। उन्होंने समाजशास्त्र को ज्ञान की एक ऐसी शाखा के रूप में स्पष्ट करने का प्रयास किया है जो संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करता है। और अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। इसमें देखिए, इसमें भी हमने 3 परिभाषाएं ली हैं। नंबर 1, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है, मैकाइवर और पेज ने ये कहा। साथियों, इस बात से आप सब सहमत होंगे, अगर आपने थोड़ा सा भी, आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हो, थोड़ा सा भी समाजशास्त्र पढ़ा होगा, तो ये परिभाषा सर्वमान्य है। इसे हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल परिभाषा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। इसको मैकाइवर पेज ने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के इसी जाल को हम समाजशास्त्र कहते हैं। सॉरी, माफ कीजिएगा, संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। दूसरी परिभाषा मैक्स वेबर की, समाजशास्त्र मुख्यतः सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का अध्ययन है। और अर्नोल्ड रोज ने कहा, समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। साथियों, इन विद्वानों के अनुसार समाज व्यक्तियों का एक एकत्रीकरण नहीं है, यह सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था मात्र है। इसलिए समाजशास्त्र को एक ऐसे विज्ञान के रूप में प्रकट करना उचित है जो सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित रूप में अध्ययन कर सके। वास्तव में समाजशास्त्र को समाज अथवा सामाजिक संबंधों का अध्ययन कहना 2 भिन्न विशेषताओं की ओर संकेत नहीं करता। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारा पहला पॉइंट था कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, और जो दूसरा पॉइंट है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है, इन दोनों को अगर एक्सप्लेन किया जाए तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों कमोवेश एक ही चीज है, एक दूसरे को विस्तारित करती हैं। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि इन दोनों की परिभाषाओं में कोई बेसिक अंतर नहीं है, कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है। लगभग एक ही बात दोनों वर्ग समूह के समाजशास्त्री कहते हैं। अभी हम तीसरा पॉइंट लेते हैं। तीसरा है समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। अभी इसमें हमने देखिए, इसमें भी हमने बात की है 3 विद्वानों की। सबसे पहले गिन्सबर्ग, समाजशास्त्र मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। वहीं हाबहाउस ने कहा, समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानव मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाएं ही हैं। और जॉर्ज सिमल कहते हैं, समाजशास्त्र मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। साथियों, यहाँ पर इसको हम अगर एक्सप्लेन करते हैं तो कुछ इस तरीके से कि समाजशास्त्री समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में ही मुख्यतः परिभाषित करते हैं। यहाँ अंतरक्रिया का तात्पर्य 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या समूहों का जागरूक अवस्था में एक दूसरे के संपर्क में आना है और साथ ही साथ एक दूसरे के व्यवहारों को प्रभावित करना है। ये नहीं है कि हमने एक दूसरे को देखा और देखकर संपर्क में आए और अपने अपने रास्ते चल दिए, तो वहां कोई अंतःक्रिया नहीं हुई। माने एक व्यक्ति का कार्य दूसरे व्यक्ति को किसी भी रूप में प्रभावित करता है, उस अवस्था को हम अंतःक्रिया कहते हैं। तो सामाजिक संबंधों के निर्माण का आधार ही अंतःक्रिया है, क्योंकि उसी से ही समाज बनता है और सामाजिक अंतर संबंध बनते हैं। जब 2 लोगों के बीच में क्रिया नहीं होती तो उनके बीच में सामाजिक संबंध डेवलप नहीं होते। तो यही कारण है कि समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान माना गया। अब हम दोस्तों अपना चौथा पॉइंट उठाते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का अध्ययन के रूप में हेनरी जॉनसन ने परिभाषित किया। हेनरी जॉनसन के शब्दों में अगर हम कहें तो समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की ही व्याख्या करते हैं। यानी जॉनसन ने कहा, सोशियोलॉजी इज द साइंस of social groups. A social group is a system of social interaction.
इस परिभाषा के द्वारा जॉनसन ने साथियों ये स्पष्ट किया कि समाजशास्त्र को केवल सामाजिक संबंधों का अध्ययन कह देने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि संबंध सिर्फ देखने या बोलने के संबंध नहीं होते। समाज में कम से कम दो प्रकार के संबंध पाए जाते हैं, एक साधारण और एक खास। जैसे रहता है हम लोग एक आम और एक खास, वैसे ही दो तरह के संबंध पाए जाते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल द्वारा इसको अगर हम कोट कर सकते हैं तो दो लोग हैं, एक दूसरे को जानते हैं, मैंने एक मैं हूं और एक मेरे पड़ोसी के पड़ोसी का पड़ोसी है। अब चूंकि पड़ोसी के पड़ोसी का पड़ोसी है तो मैं उसको जानती हूँ, तो उस संबंध में अगर वो हमको कहीं बाहर मिलता है तो हम उसको देखकर एक हाय, हेलो, नमस्कार जैसा अभिवादन देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारे उससे सामाजिक संबंध तो हैं, लेकिन बहुत साधारण है। वहीं अगर हम किसी अपने मित्र से या परिवार के सदस्यों से मिलते हैं तो वहां हम घनिष्ठता महसूस करते हैं, एक दूसरे के सुख में दुख में साथ देते हैं। तो वो अवस्था जो है एक घनिष्ठ संबंध की अवस्था है, और इस तरह के संबंध को हम सहयोगी संबंध भी कहते हैं। तो संबंध उन संबंधों का अध्ययन जो सामाजिक समूह, तो कहना चाहिए कि इस प्रकार संबंध सहयोगपूर्ण हो सकते हैं। इस स्थिति में यदि सामाजिक संबंधों के अध्ययन को ही समाजशास्त्र कह दिया जाए तो साथियों किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए यही ठीक है कि समाजशास्त्र को हम सामाजिक समूहों का अध्ययन कहें। फ्रेंड्स, अब हमारा पांचवा और अंतिम पॉइंट है समाजशास्त्र सामाजिक जीवन, घटनाओं, व्यवहारों एवं कार्यों का अध्ययन है। साथियों, इस मत के समर्थक विद्वानों में ऑगबर्न, निमकॉफ, किम्बल यंग, इएरॉस, सोरोकिन, पार्क, बर्गेस, फिचर, बर्नेट, ट्यूमिन आदि शामिल हैं। और इसमें अगर हम परिभाषाओं की बात करें तो हम तीन लोगों की परिभाषा हमने इसमें शामिल की हैं। सबसे पहले ऑगबर्न और निमकॉफ की। उन्होंने कहा समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन तथा उससे संबंधित सांस्कृतिक, प्राकृतिक पर्यावरण और समूह विषयक कारकों के अध्ययन से संबंधित है। वहीं किम्बल यंग कहते हैं कि समाजशास्त्र समूहों में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करता है, और रॉस का मानना है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवहारों का विज्ञान है। अगर इन तीनों परिभाषाओं को हम जीस्ट निकालें तो ये सभी विद्वान इस बात के समर्थक हैं, या कहिए इस बात के पक्षधर हैं कि समाजशास्त्र में सामाजिक जीवन की सभी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, मानव संबंधों का, उनके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, और साथ ही साथ मानवों के बीच में हुई अंतर क्रियाओं का, उनके कृत्यों का, उनके कार्यों का भी अध्ययन किया जाता है। अब साथियों हम बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, या कहिए दूसरे स्लाइड की तरफ, जो है समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास, यानी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। साथियों, वास्तविकता यह है कि समाजशास्त्र का व्यावहारिक रूप उतना ही प्राचीन है जितना कि स्वयं समाज का। इसके बाद भी आज हम जिस दृष्टिकोण के आधार पर समाजशास्त्र को समझने और डेवलप करने का प्रयास करते हैं, उसकी उत्पत्ति का इतिहास उतना अधिक पुराना नहीं है। अन्य सोशल साइंसेस की तरह, जैसे इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, फिलॉसफी या इतिहास की तुलना में समाजशास्त्र सबसे बाद में विकसित होने वाला विज्ञान है। साथियों, संसार के विभिन्न समाज एक लंबे समय तक बहुत से धार्मिक विश्वासों तथा सामंतवादी राजनीतिक व्यवस्थाओं से प्रभावित रहने के कारण अपरिवर्तनशील बने रहे। परंपरागत व्यवस्थाओं और विश्वासों के कारण सामाजिक संरचना तथा सामाजिक संबंधों के अध्ययन के लिए किसी एक नए विज्ञान की आवश्यकता महसूस उस समय नहीं की गई, लेकिन इस बात की आवश्यकता 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अगस्त कॉम्टे जी ने कर ली। अगस्त कॉम्टे जी ने 22 दिसंबर 1838 में इसे समाजशास्त्र नाम से संबोधित कर भी दिया था। इससे पहले अगर हम बात करें तो अगस्त कॉम्टे जी ने
इसको समाजशास्त्र नाम देने से पहले सामाजिक भौतिकी के नाम से संबोधित किया था। इसको सामाजिक भौतिकी कहा, और चूंकि चाहे सामाजिक भौतिकी हो और बाद में 1838 में परिवर्तन करके इसका नाम समाजशास्त्र रखा गया, इसका पूरा श्रेय अगस्त कॉम्ट को जाता है। इसलिए अगस्त कॉम्ट को आज भी फादर ऑफ सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। लेकिन इसकी उत्पत्ति हुई कैसे, इसका नाम उन्होंने कैसे रखा, इस बात पर चर्चा करते हैं। साथियों, हिंदी में अगर हम कहते हैं समाज शास्त्र, यानी हिंदी में समाज और शास्त्र दो शब्द हैं। समाज का अर्थ यानी जिसमें हम आप सब रहते हैं वो, और शास्त्र या विज्ञान ऐसे वस्तु को, पार्ट को, विधि को, प्रविधि को या मेथड को कहते हैं जिससे किसी का अध्ययन किया जाए। यानी अगर हम हिंदी में बात करें तो समाज शास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। और हम अगर इसकी अंग्रेजी की बात करें यानी सोशियोलॉजी, तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो हम शाब्दिक दृष्टिकोण से कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी जो है लैटिन भाषा के सोशियस और ग्रीक भाषा के लोगस, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। और शायद इसीलिए रॉबर्ट बीरस्टीट जी ने समाजशास्त्र को दो भाषाओं की अभय संतान तक कह डाला। और यहीं पर जे.एस. मिल ने शायद इसको समाजशास्त्र की जगह या सोशियोलॉजी की जगह इथोलॉजी नाम रखने का जो है आइडिया दिया, कॉन्सेप्ट दिया कि समाजशास्त्र को समाजशास्त्र ना कहकर इथोलॉजी कहा जाए। लेकिन चूंकि अगस्त कॉम्ट जी ने इस पर बहुत गंभीरता से चर्चा की, बहुत महसूस किया, और शायद इसीलिए चूंकि उन्होंने ही सबसे पहले इस पर चर्चा की, समाज की व्यवस्थाओं के बारे में, समाज के अध्ययन के बारे में, सामाजिक घटनाओं और अंतरक्रियाओं के बारे में सोचा और उस पर लिखा, अपने व्यूज दिए, और इसीलिए अगस्त कॉम्ट को जो है फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा गया। और उन्होंने जब सामाजिक भौतिकी को समाजशास्त्र का नाम दिया तो ये आज समाजशास्त्र के रूप में पूरे विश्व में चर्चा में है। अब हम बात करते हैं, देखिए कि इसका डेवलपमेंट या कहिए कि प्रारंभ कहाँ से हुआ, जो आज हम इतने एक विकसित अवस्था में है समाजशास्त्र की। इसके लिए हम कहेंगे कि 15वीं शताब्दी से कुछ ऐसी घटनाएं घटित होना आरंभ हुई जिनके प्रभाव से पश्चिम के समाजों की राजनीति, आर्थिक और सामाजिक दशाओं में बड़ी तेजी से परिवर्तन होने लगा। इन घटनाओं में 3 घटनाएं सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहीं, जिसमें है पुनर्जागरण, फ्रांस की क्रांति और इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। यानी समाजशास्त्र के इतिहास को हम बात करें अगर, तो उसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं: पुनर्जागरण, फ्रांस की क्रांति और इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। पहले हम बात करते हैं पुनर्जागरण की। पुनर माने फिर से, जागरण माने जागना, यानी शाब्दिक रूप से हम कह सकते हैं कि फिर से जागना। और अगर हम व्यवहारिक रूप से बात करें तो जब कोई समाज अपने अधिकारों के लिए जागरूक होने लगता है तो उसकी इस अवस्था को हम पुनर्जागरण कहते हैं। यूरोप में पुनर्जागरण 15वीं शताब्दी में इटली से आरंभ होने लगा। इसी समय मार्टिन लूथर द्वारा लिखी गई एक पुस्तक न्यू टेस्टामेंट से लोगों को यूरोप में परंपरागत विश्वासों की जगह तार्किक घटनाओं को समझने का अवसर मिला, जिससे धीरे धीरे पूरे यूरोप में परंपरागत विश्वासों की जगह तार्किक और मानवतावादी विचारों को प्रोत्साहन मिलने लगा। पुनर्जागरण के काल में राजा के निरंकुश अधिकारों का विरोध बढ़ने के साथ ही साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मांग भी जोर पकड़ने लगी। इसके प्रभाव से परंपरागत सामाजिक और धार्मिक व्यवस्थाओं में विरोध बढ़ने लगा जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधक था। और इसी समय हॉब्स, जॉन लॉक, ह्यूम और कॉम्ट जैसे विद्वानों ने सामाजिक संबंधों तथा सामाजिक घटनाओं से संबंधित नियमों की विवेचना भी प्राकृतिक नियमों के समान करनी आरंभ कर दी। और इस प्रकार पुनर्जागरण काल में समाज को एक नए दृष्टिकोण से समझने का अवसर मिलने लगा। अब साथियों हम बात करते हैं दूसरे बिंदु की, यानी फ्रांस की क्रांति की।
फ्रांस की क्रांति दोस्तों वह दूसरी घटना थी जिसके फलस्वरूप फ्रांस के साथ जर्मनी, इंग्लैंड, स्पेन, डेनमार्क, स्वीडन आदि देशों में लोगों ने अपने समाज, राजनीति तथा धर्म पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार करना शुरू कर दिया। पुनर्जागरण के प्रभाव से फ्रांस की सामान्य जनता में जब चेतना उत्पैदा हुई तो उसने देश की तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक व्यवस्था का विरोध करना शुरू कर दिया। इससे पहले इस आवाज को दबाया गया, लेकिन नेपोलियन ने अपने शासनकाल में 17 जून 1789 को देश की नीतियों के निर्माण में जनसाधारण के अधिकारों को स्वीकार कर लिया और वहां राजतंत्र की समाप्ति हुई। और इस समय फ्रांस में एक ऐसी व्यवस्था विकसित होना आरंभ हुई जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक समानता, जनता की प्रभुता और राष्ट्रवादी विचारों को अधिक महत्व दिया जाने लगा। और यहीं से यूरोप के अनेक देशों में विद्वानों का ध्यान समाज और सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों की व्याख्या की ओर जाना शुरू हो गया और फ्रांस की क्रांति एक तरीके से कह सकते हैं डेवलप हो गई, धूम मचा दी उसने। अब हम बात करते हैं इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति की। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का समय साथियों 1770 से लेकर 1830 के बीच का माना जाता है। यह वह समय था जब इंग्लैंड में नई प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास होने के कारण औद्योगिक उत्पादन और आवागमन के साधनों का तेजी से विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति जैसे जैसे सामान्य जनता की कठिनाइयां बढ़ाने लगी, वैसे वैसे ही एक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की मांग जनता द्वारा की जाने लगी। समाज की उत्पत्ति और विकास में 19वीं शताब्दी का स्थान सबसे महत्वपूर्ण इसलिए ही है क्योंकि फ्रांस की क्रांति और इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति से होने वाली राजनीतिक तथा आर्थिक उथल-पुथल से यूरोप का आर्थिक ढांचा इतनी तेजी से बदलने लगा कि उस समय के अधिकांश विद्वान एक नए सामाजिक विज्ञान के द्वारा बदलती हुई सामाजिक संरचना का अध्ययन करना आवश्यक मानने लगे। और सेंट साइमन वो पहले विद्वान थे जिन्होंने 1824 में ये विचार दिया कि राजशाही और सामंतवादी समाज की तुलना में आज समाज का ढांचा इतना बदल गया है कि उसे एक नए सामाजिक विज्ञान को विकसित करना जरूरी है जिससे उस व्यवस्थित समाज का अध्ययन किया जा सके। तो साथियों ये वो पीरियड था, ये वो काल था जिसमें तमाम देशों में, तमाम पश्चिमी यूरोपियन देशों में ये मांग उठने लगी थी कि वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है वो नए तरीके से उसका अध्ययन किया जाए, नए तरीके से उसमें जो है व्यवस्था बनाई जाए। और उसने इन सब चीजों ने या कहिए इन सब बातों ने समाज में समाजशास्त्र जैसे विज्ञान को जन्म देने के लिए आधार निर्मित करना प्रारंभ कर दिया। और इसी कड़ी में विभिन्न विद्वानों ने भी समाज तथा सामाजिक जीवन के बारे में अपने विचारों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयत्न शुरू कर दिया। सेंट ऑगस्टाइन, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू आदि विद्वान जो है उसी श्रेणी में आते हैं। लेकिन सामाजिक घटनाओं के अध्ययन की इन कमियों को अगस्त कॉम्ट ने शिद्दत से महसूस किया और एक नए शास्त्र की या कहिए नए सामाजिक विज्ञान की रचना कर डाली, जिसे हम आज समाजशास्त्र के रूप में पढ़ते हैं। कॉम्ट ने समाजशास्त्र को सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान कहकर परिभाषित किया है। उनके अनुसार सामाजिक व्यवस्था है और उस व्यवस्था के सभी भाग एक दूसरे पर आधारित हैं और एक दूसरे से संबंधित भी हैं। इसलिए समाज का अध्ययन संपूर्ण रूप में होना चाहिए और इस उत्तरदायित्व को उनके अनुसार केवल समाजशास्त्र ही संभाल सकता है। समाजशास्त्र का प्रमुख कार्य उन सामाजिक नियमों को ढूंढ निकालना है जो सामाजिक घटनाओं को नियमित करती हैं।
फ्रेंच सामाजिक विचारकों में अगस्त कॉम्ट के पश्चात जिन्होंने समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों से अलग करने का प्रयास किया, उसमें इमाइल दुर्खीम का नाम सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। इमाइल दुर्खीम ने समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान कहा। सामूहिक प्रतिनिधित्व वे सामाजिक प्रतीक, विचार, धारणाएं, भावनाएं, व्यवहार के ढंग आदि हैं जो समाज के अधिकतर लोगों के द्वारा नियंत्रित होते हैं। दुर्खीम ने अन्य सामाजिक विज्ञानों पर समाजशास्त्र की निर्भरता को स्वीकार करते हुए कहा कि हमारा विश्वास है कि समाजशास्त्रियों को विशिष्ट विज्ञानों जैसे इतिहास, सामाजिक अर्थशास्त्र आदि में किए गए अनुसंधानों से नियमित रूप से अवगत रहने की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि इनमें उपलब्ध सामग्रियों से ही समाजशास्त्र का निर्माण होना चाहिए। उसके पश्चात अगर हम इसके और आगे जब बढ़ते हैं तो बहुत सारे विद्वान थे जिन्होंने समाजशास्त्र के विकास में अपना सहयोग दिया, जिसमें रूसो, मार्टिन, मॉस, इंग्लैंड के हर्बर्ट स्पेंसर, मिल, रॉबर्ट्स, जिन्सबर्ग, टॉनीज, कार्ल मार्क्स, लेस्टर वॉल्ट, मैकाइवर, सोरोकिन, पार्सन्स, बॉर्न आदि ऐसे अनेक विद्वान हैं जिन्होंने प्रारंभ से लेकर विभिन्न रूपों में समाजशास्त्र को थोड़ा थोड़ा विकसित करने में अपना योगदान दिया। हालांकि एक विकसित या कहिए एक अलग विषय के रूप में समाजशास्त्र को बहुत बाद में मान्यता मिली। समाजशास्त्र का अध्ययन देखा जाए तो सबसे पहले येल विश्वविद्यालय जो अमेरिका में है, यानी अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में 1836 में प्रारंभ हुआ और फ्रांस में इसका अध्ययन 1836 के बाद यानी सन 1889 में शुरू किया गया। पोलैंड में 1921 में, मिस्र में 1924 में, स्वीडन में 1947 में इस विषय का अध्ययन प्रारंभ हुआ। श्रीलंका में भी इस विषय का अध्ययन 1947 में ही शुरू किया गया। रंगून विश्वविद्यालय में 1954 में सोशियोलॉजी की पढ़ाई प्रारंभ की गई और दुनिया के अन्य देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, पाकिस्तान आदि में भी समाजशास्त्र का अध्ययन अन्य विषयों के साथ मिलाकर किया जाता है। अगर हम अब की बात करें या आपसे थोड़ा समय पहले की बात करें तो 20वीं शताब्दी में समाजशास्त्र का अध्ययन का जो ट्रेंड रहा है उसमें सर्वप्रथम उल्लेखनीय तत्व ये है कि समाजशास्त्र में सामाजिक स्वरूपों तथा प्रक्रियाओं का अध्ययन शुरू हुआ। इसलिए ये कहा जाने लगा कि समाजशास्त्र मुख्यतः व्यक्ति तथा समाज के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। अब व्यक्ति का समाज के साथ क्या संबंध है, इसे समझने के लिए उसके सामुदायिक जीवन का अध्ययन आवश्यक हो गया। स्मॉल तथा गैल्पिन आदि ने गांव, नगर तथा अन्य प्राथमिक समूहों के अध्ययन द्वारा यह पता लगाने का प्रयत्न किया कि व्यक्ति के लार्जर ग्रुप्स के साथ क्या संबंध है। इन समूहों के अध्ययन के आधार पर ही चार्ल्स कूले ने मानव समूहों को प्राथमिक और दैतिक समूहों में विभाजित किया। पार्क और बर्गेस आदि समाजशास्त्रियों ने नगरों का जनसंख्यात्मक और संरचनात्मक अध्ययन करने का प्रयत्न किया। इसी आधार पर बाद में समूहों के अंतर्संबंध और मनोवैज्ञानिक स्वरूपों का भी अध्ययन शुरू हुआ और इसमें ही समाजमिति यानी सोशियोमेट्री पद्धति का विकास हुआ। इतना ही नहीं, इन सब चीजों के साथ साथ टॉड, रॉस आदि विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला कि सामाजिक जीवन में अनुकरण की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और थॉमस और नैनिकी ने मनोवृत्ति और मूल्यों पर अत्यधिक बल दिया। इसी बीच जॉर्ज सिमेल तथा उनके अनुयायियों ने स्वरूपात्मक समाज को भी विकसित किया। यानी भारत में माफ कीजिएगा, विश्व में समाज शास्त्र जो है अलग अलग समय पर अलग अलग रूपों में चलता रहा। किसी देश में समाजशास्त्र जो है
अन्य विषयों के साथ चलाया गया। किसी देश में समाजशास्त्र एक अलग विषय के रूप में प्रारंभ हुआ। 1898 में हार्वर्ड स्पेंसर ने प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने समाजशास्त्र को दुनिया को समझाने का प्रयास किया। जबकि समाजशास्त्र को भारत में आते आते 1919 तक का समय लग गया। यानी जो 1838 में अगस्त कॉम्ट ने सोचा था या स्थापित किया था, उस विषय को यूरोपियन कंट्रीज से भारत आते आते इतने वर्ष लग गए कि भारत में 1919 में समाजशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में स्थापित किया जा सका। अब साथियों, हम अगले सीरीज में हम पार्ट 2 में, यानी इसी वीडियो के पार्ट 2 में अब हम चर्चा करेंगे कि भारत में समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई एवं उसका विकास कैसे हुआ। क्योंकि अभी तक हमने चर्चा की थी, ये समाजशास्त्र के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की थी, यानी वो कहाँ से उसका प्रारंभ हुआ, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई और कैसे वो विश्व के अन्य देशों में, अन्य विश्वविद्यालयों में पहुंचा। और अभी हमने बताया कि जैसे 1919 में समाजशास्त्र जो है भारत में आया। अब हम अगले सीरीज में, इसके पार्ट 2 में हम चर्चा करेंगे कि भारत में वो कैसे आया, कैसे स्थापित हुआ और आज किस स्थिति में है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियोस लगातार और समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।